नमस्कार दोस्तों, आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का साइंस का जो है बायोलॉजी का जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि बायोलॉजी से आपके रेलवे के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, यानी कि इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हर एक प्रश्न को जो है संपूर्ण व्याख्या यानी कि डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीछे जितने भी टॉपिक जो है हम लोग पढ़ा चुके हैं, उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा कि ग्रुप डी में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसके पहले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो पीछे है, उसको आप जाकर देख सकते हैं और हर एक प्रश्न का जो है यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ये फिगर आपको जो दिखाया गया है एकल जीव प्रजनन की क्रिया वाला है और भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है, यानी कि इसका जो अंतर है इसका कारण क्या है, यही आपको बताना है। चलिए आइए ज़रा ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्या कह रहा है कि डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियाँ। ऑप्शन बी कह रहा है कि आरएनए निर्माण में त्रुटियाँ। सी कह रहा है कि प्रोटीन निर्माण में त्रुटियाँ। डी कह रहा है कि जीन का अक्रियाशील होना। और यह प्रश्न देख सकते हैं ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियाँ। जैसे ही डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियाँ हो जाएंगी तो यह जो है किसको दर्शाएगा? तो यही अंतर है इसका डीएनए में। डीएनए जब अंतर हो जाएगा तो वही प्रजनन की क्रिया में क्या हो जाता है? अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आइए इस प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न। आइए, कह रहा है कि चित्र में उस स्थिति को दिखाया गया है, यानी कि जो फिगर में दिखाया गया था किसको दिखाया गया है? जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं। अगर एक जीवाणु विभाजित होता है तो दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में क्या हो जाते हैं? जिनमें आपस में बहुत अधिक क्या होती हैं? समानताएं होती हैं। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई है। तो इस प्रकार डीएनए जो है इसका मुख्य कारण हो जाएगा। और आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तो आइए दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? अगला प्रश्न कह रहा है कि वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? यानी कि जब ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागति के नियम को क्या कर रहे थे? प्राप्त कर रहे थे, यानी उसकी खोज कर रहे थे, तो उनके सफलता के पीछे कारण क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है, कह रहा है कि उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ऑप्शन बी कह रहा है कि उन्होंने ऐसे जनकों को चुना, यानी कि ऐसे जीव को चुना जो एक समान थे। अगला कह रहा है कि उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया। अगला कह रहा है कि उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में एक विशेष लक्षण दर्शाने वाले व्यष्टि जीवों की गणना की।
और ये भी प्रश्न देख सकते हैं आपको ग्रुप डी में पूछा गया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं, अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। जब नियम बना रहे थे, यानी सब वंशागति के नियमों को क्या कर रहे थे, जब बना रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, तो सफलता के पीछे यही कारण था कि उन्होंने अपने एक संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। इसको आप याद रखेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बढ़ेंगे हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ, डिटेल सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो कह रहा है कि वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था और मटर के पौधे पर अच्छा अध्ययन किया था। अगर जनक की बात कर देगा तो याद रखेंगे, अनुवांशिकी के जनक, वंशागति के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। क्लियर है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए डाटेड दिया गया है, कह रहा है कि लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए क्या इसमें उत्तरदायी होगा। कह रहा है कि जर्म कोशिकाएं, ऑटोसोम, एलोसोम, प्लियोट्रोपिक जीन। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि लिंग निर्धारण के लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो एलोसोम जो है उत्तरदायी होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एलोसोम मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की एक विशिष्ट जोड़ी होती है, जो एक सामान्य ऑटोसोम के रूप, आकार या व्यवहार में क्या होती है, भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। आगे बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्रों के, अगर बात करें तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 46 पाए जाते हैं। अगर जोड़े की बात कर दे तो 23 जोड़े होते हैं। इनमें 22 जोड़ी को ऑटोसोम कहा है। इसमें यानी कि जो 23 जोड़ी में 22 जोड़ी होती है उसको ऑटोसोम्स कहते हैं। जबकि 23वां जो जोड़ा होता है, यदि XY है, जिसे एलोसोम कहा जाता है, वही जो 23वां जोड़ी है उसी को एलोसोम कहा जाता है। और उसी के कारण जो है लिंग का निर्धारण होता है। तो अगर बात कर दे कि लिंग का निर्धारण नर से होता है या मादा से होता है, तो क्या कहेंगे कि नर से होता है। लिंग का निर्धारण हमेशा पिता से होता है। अगर बात कर दे कि नर में कौन सा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा XY पाया जाएगा गुणसूत्र। और अगर बात कर दे कि महिला में यानी कि मादा में गुणसूत्र कौन पाए जाते हैं, तो XX गुणसूत्र पाए जाते हैं मादा में। अगर वहीं पे नर की बात कर दे, यानी मनुष्य की बात कर दे दोस्तों, आदमी की बात कर दे, तो याद रखिएगा उसमें जो होते हैं क्या है, XY पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, XY पाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। क्लियर है भाई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में ये किस विशेषता का उपयोग नहीं किया। यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल जब प्रयोग कर रहे थे मटर के पौधे पर, तो किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था, यानी किसका उपयोग नहीं किया था। यहाँ पर ऑप्शन है, देख सकते हैं क्या कह रहा है कि मटर के पौधे की लंबाई, बीज की आकृति, पत्तों की आकृति या फूलों की आकृति। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जब ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने पत्तों की आकृति पर जो है क्या नहीं प्रयोग किया था। पत्तों की आकृति पर प्रयोग नहीं किया था, यानी उसका उपयोग ही नहीं किया था इस विशेषता का कि पत्ते की आकृति कैसी होती है। मटर के पौधे की लंबाई का उपयोग किया था कि लंबाई होती है, बीज की आकृति कैसी होती है और फूलों के रंग कैसे होते हैं, इन सभी पर अध्ययन किया था। लेकिन पत्तों की आकृति पर जो है इसका उपयोग नहीं किया था उन्होंने। आप देख सकते हैं, अगर इसके डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, देखिए इसमें कह रहा है
कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दाने पर प्रयोग किया। मेंडल ने मटर के 2 ऐसे पौधे लिए जिनमें से एक पर हमेशा सफ़ेद फूल खिलते थे। 2 ऐसे पौधे लिए जिनमें से एक पौधा पर हमेशा सफ़ेद फूल खिलते थे और दूसरे पौधे पर हमेशा जामुनी खिल फूलते थे। यानी कि ये पीढ़ी एक F1 कहलाया, यही पीढ़ी F1 कहलाया। जब उन्होंने सफ़ेद फूलों वाले एक पौधे का संयुग्मन यानी कि जामुनी फूल वाले पौधे से कराया तो पाया कि नए पौधे में फूल जामुनी होते हैं। इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात कर दें आनुवंशिकता के जनक कौन है तो याद रखिएगा क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है क्या, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है क्या, कह रहा है कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन की, यानी कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट RNA होता है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। दोस्तों याद रखेंगे कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए क्या, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन की आवश्यकता है, जबकि हार्मोन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो प्रत्येक प्रोटीन के लिए हमेशा एक विशिष्ट जीन की आवश्यकता होती है। आगे बात करें तो कहा गया है कि जीन DNA के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें सन्निहित कूटवत्त सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत क्या होती है दोस्तों, शारीरिक इकाई होती है। जीन क्या होती है, आनुवंशिकता की मूलभूत की क्या होती है, शारीरिक इकाई होती है। प्रत्येक जीन का, यहाँ पे आगे बात करें तो थोड़ा सा इसको जो है ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि प्रत्येक जीन का एक अलग प्रोटीन होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक जीन की अलग अलग प्रोटीन होती है। क्लियर है? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है आपको, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक जीन कोशिका प्रत्येक युग्म में से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। अगला कह रहा है कि युग्मक निर्माण में पे समय दें, युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। अगला कह रहा है कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। और यह प्रश्न जो है देख सकते हैं 2022 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा कि युग्मक निर्माण के समय दे युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। यही जो है इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। और आइए इस प्रश्न की ज़रा हम लोग क्या देख लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि जीन के संबंध में सत्य कथन इस प्रकार है। कह रहा है कि प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, सभी के सभी सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए।
आइए, कह रहा है प्रश्न, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को पहचान कीजिए। क्या कह रहा है ऑप्शन है, कह रहा है कि आरंभ में पौधों पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया था। अगला ऑप्शन कह रहा है कि केवल स्वनिषेचन किया गया था। अगला कह रहा है कि आरंभ में पौधे का स्वनिषेचन किया गया था और उसके बाद पर निषेचन किया गया था। और अंतिम नंबर कह रहा है कि केवल पर निषेचन किया गया था। दोस्तों, यह प्रश्न आपको आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का आपका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, आरंभ में पौधे का जो है पर निषेचन किया गया था, उसके बाद जो है स्वनिषेचन किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। और आइए बढ़ते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन की तरफ। तो देख सकते हैं कहा गया है क्या, कह रहा है कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के आधार पर आरंभ में पौधों पर निषेचन किया गया था और उसके बाद जो है स्वनिषेचन किया गया था। उसके बाद स्वनिषेचन किया गया था, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आइए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ, चलिए क्या कह रहा है कि मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देते हैं। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को किस में वर्णित किया गया है, यही आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, कहा गया है कि मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। ऑप्शन बी कह रहा है कि जातियों में उत्परिवर्तन। ऑप्शन सी कह रहा है कि जीवों का जाति उद्भवन। अगला कह रहा है कि गुणसूत्र संख्या में भिन्नता। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होने वाला है, मेंडल के प्रयोगों के परिणाम जो है इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और आइए बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, यानी इस डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। क्या करेगी? ग्रहण करेगी। और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती हैं, माता या पिता मूल की हो सकते हैं। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में क्या किया गया दोस्तों, इसको वर्णित किया गया है, यानी मेंडल ने प्रयोग इसको किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो मेंडल ने अब किस पौधे पर प्रयोग किया गया था? ऑप्शन दिया गया है उद्यान मटर, लीली, गुलाब का पौधा, मिर्च। दोस्तों याद रखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और वह मटर का पौधा जो है कैसा था? तो उद्यान मटर था। कैसा मटर था दोस्तों? उद्यान मटर था। यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होता है उसको आनुवांशिक कहते हैं, आनुवांशिक के लक्षण हैं। आगे बात करें तो आनुवांशिकता के बारे में पहली बार जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इसलिए इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है।
अगर बात कर दे कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, पिता कौन है, तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। क्लियर है भाई। आगे कह रहा है कि इन्होंने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पौधे का चुनाव किया और इस अध्ययन के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ क्या बताएं दोस्तों, कुछ नियम दिए गए हैं। आनुवंशिकता से संबंधित क्या दिए, कुछ नियम दिए हैं, और आइए उस नियम को जरा हम लोग जान लेते हैं। कौन कौन सा नियम दिए हैं दोस्तों। पहला नंबर क्या दिए, प्रभाविता का नियम। दूसरा नंबर दिए पृथक्करण का नियम, और तीसरा नंबर दिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। याद रखिएगा, आनुवंशिकता से संबंधित ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे। कौन कौन, पहला नंबर प्रभाविता का नियम, दूसरा नंबर पृथक्करण का नियम, और तीसरा नंबर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको आप याद रखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संकरण विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले 2 पौधे का संयोजन होता है। क्या होता है, 4 होता है, 2 होता है, 6 होता है या 8 होता है। दोस्तों याद रखिएगा, एक संकर संकरण क्या होता है कि 2 विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले 2 पौधे का संयोजन होता है। इसको आप याद रखेंगे। देख सकते हैं कहा गया कि एक संकर संकरण 2 विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले 2 पौधों का संयोजन होता है। जब एक प्रयोग में केवल एक ही लक्षण अथवा एक ही जीन वंशागति का अध्ययन किया जाता है या एक लक्षण के युग्म विकल्पों का प्रयोग होता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। और आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न जो है अंतिम नंबर प्रश्न है। और आइए इस अंतिम नंबर प्रश्न को जरा बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है क्या, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है केवल पैतृक डीएनए, बी दिया है केवल मातृ डीएनए, सी कहा है कि प्रोटीन, और डी कह रहा है कि पैतृक और मातृ डीएनए। तो याद रखिए दोस्तों, संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशागति को नियंत्रित कौन करता है, तो हमेशा आप याद रखिएगा केवल माता और पिता नहीं होगा, प्रोटीन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, पैतृक और मातृ डीएनए। यह दोनों जो है ऑप्शन इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है। और आइए इस प्रश्न की जो है क्या करते हैं, डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए जरा इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि डीएनए मूल रूप से एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। यह एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना का निर्माण करता है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा रूप में क्या होता है, फैला रहता है। कोशिका के केंद्रक में धागा के रूप में क्या होता है, यह फैला होता है। इसकी कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया या तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। इसकी कुछ मात्रा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो यह था दोस्तों आपका अंतिम नंबर प्रश्न। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी अपना करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।